नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एरम के पॉडकास्ट सीरीज सस्टेनेबल विद एरम में, जहां मैं हूं मुकेश कटारे, आपका सोलर साथी। लेकर आया हूं एक और नॉलेज पैक्ड एपिसोड इस सीरीज का। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। फिर भी हमारे किसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिर वो चाहे रेगुलर पानी की दिक्कतें हो या इलेक्ट्रिसिटी की। और आज का पॉडकास्ट है पीएम कुसुम योजना पर, जो एक ऐसी स्कीम जो किसानों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती है, जो उनके लैंड से मिलता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है, जो कि ग्रीन है। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हसबनी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। सर, शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? फाइन, मैं तो ठीक हूँ। काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। जी सर। बोलिए सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में हम जो सोलर की ग्रोथ आपने देखी है, तो आर वी गोइंग एट अ गुड पेस? सबसे पहले तो मैं एरम कंपनी का काफ़ी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है, स्पेशली पॉडकास्ट सीरीज का, वो 2-3 एंगल से अच्छा है। पहले तो आज के तारीख में जो मैं महसूस कर रहा हूँ, सोलर प्रोजेक्ट्स या सिस्टम्स के ऊपर जितना एजुकेशन होना चाहिए, वो अभी तक हो नहीं रहा है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप लोग ये जो कवर कर रहे हैं कि हर एक एंगल, पॉलिसीज, सोलर कंपोनेंट्स, उसके क्वालिटी चेक्स, इम्प्लीमेंटेशन किसी ने करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये जैसे ही परकोलेट होके जो एक्चुअल यूजर्स है उनको पता चलेगा, तो नेचुरली द सिस्टम्स जो लगेगी वो और अच्छी तरीके से लगेगी, अच्छे लोगों से लगेगी और अच्छी क्वालिटी की लगेगी, एंड दैट विल बेसिकली एनहांस द टेक्नोलॉजी। नहीं तो क्या होता है आज के तारीख में, अगर अच्छी सिस्टम नहीं लगाई तो होता है ये कि टेक्नोलॉजी का नाम खराब हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, सो थैंक्स फॉर दैट एंड कंग्रेचुलेशंस। अभी अगर मेरा खुद का ओवरऑल जर्नी अगर सोलर का मैं देखूं, तो इट ऑल स्टार्टेड वे बैक इन 2008. So almost now for the last 16 years and odd, I am associated with solar industry. तो मैंने सबसे हाईएस्ट कॉस्ट उसकी देखी है जब 2008 में ऑलमोस्ट 220 रुपए पर वॉट पीक सोलर मॉड्यूल की कॉस्ट थी, विच हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट नाउ 13 रुपीज। और जिस हिसाब से स्केल, फॉर एग्जांपल उस वक्त 100 वॉट 500 वॉट स्केल के सिस्टम्स लगते थे, जबकि आज के तारीख में कॉमन हाउस होल्ड अगर भी देखा जाए तो कम से कम 1-2-3 किलोवाट के सिस्टम लगते हैं। इंडस्ट्रियल रूफटॉप पे 500-600 किलोवाट के सिस्टम लगते हैं। ओपन एक्सेस में तो ऑलमोस्ट राइट फ्रॉम 1 मेगावाट टू फ्यू थाउजेंड्स टू 5000 मेगावाट्स के अल्ट्रा बिग प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग डेवलपमेंट है, और आई थिंक वी आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। आई मीन, अगर इंडिया का आप एनर्जी कंजम्पशन देखेंगे आज के तारीख में, तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ मेगावाट की क्षमता है, और उसमें फिर भी हमें ऑलमोस्ट 6 से 9% डिफिशियंसी है, एंड बाय 2030 दिस रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू ऑलमोस्ट 8 लाख मेगावाट। अब देखिए, हाइड्रो पावर इज सैचुरेटेड, थर्मल हैज इट्स ओन लिमिटेशंस लाइक पोल्यूशन वगैरह वगैरह है, न्यूक्लियर के लिए भी लिमिटेशन है, तो बचा क्या है अभी? सिर्फ विंड और सोलर। तो मेरे अंदाज से काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दैट्स ट्रू सर। जो आपने बताया कि मेरा जो स्टार्टिंग में आपने जो प्लांट्स देखे थे बहुत छोटे कैपेसिटीज के थे, आज बहुत बड़े प्लांट्स बन चुके हैं पिछले 15 सालों की जर्नी में। बट जैसे हम सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 50% जो पॉपुलेशन है वो किसान है, बराबर, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो किसानों पर निर्भर है। बट फिर भी ये किसान जो हमारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिर वो चाहे रेगुलर पानी की सप्लाई हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये सारे सोलर प्लांट्स, इतने सारे प्लांट्स डेवलपमेंट होने के बाद भी उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुछ भी सोलर डेवलपमेंट इंडिया में आज तक हुई पिछले ऑलमोस्ट 10-12 साल में, दैट वाज मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड टू सिटी सेंट्रिक, यानी कि पावर रिक्वायरमेंट भी अगर देनी है तो पहले सिटी की देनी है। फार्मर हैज ऑलवेज बीन द लास्ट चॉइस, इसीलिए जबकि ऑलमोस्ट 50% जनता फार्मर है और हम उसके ऊपर सब निर्भर है। बराबर। तो ये होने के बावजूद भी
the policies designed by government were more or less city centric. But nonetheless, पिछले 3 या 4 साल में especially government has come up with कुसुम योजना जो farmer centric है, और they have come up with कुसुम योजना about 3 to 4 years back, जिसमें that policy was initially specifically was designed for solar pumps. अब आप देखेंगे तो भारत में ऑलमोस्ट 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ कृषि पंप है. उसमें से 10 करोड़ 1 करोड़ पंप जो है वो डीजल पे चलते हैं, 2 करोड़ पंप बिजली पे चलते हैं. और ये जो 2 करोड़ पंप है उनको जो बिजली का सप्लाई होना चाहिए वो दिन में होता नहीं. बहुत सारी जगह बिजली आती ही नहीं, बहुत सारी जगह आती है तो रात को आती है. जबकि किसान को आज के तारीख में पानी देने, खेती को पानी अगर देना है तो दिन में बिजली चाहिए, दिन में बिजली रहती ही नहीं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक कुसुम योजना लाए जहां दे विल डिस्ट्रीब्यूट द सोलर पंपिंग सिस्टम अप टू 7.5 HP टू ईच फार्मर्स, जिसमें फार्मर को सिर्फ 10% आपकी लागत लगानी है. 60% विल बी सब्सिडी of the total cost of the project, or 30% government will provide a soft loan which the farmer can repay in 5 to 10 years. अच्छा. So virtually farmer को आज के तारीख में वो 10% इन्वेस्टमेंट में पूरी सिस्टम मिलेगी, जिससे वो दिन में पानी देगा और खेती का उत्पन्न भी अच्छा खासा बढ़ेगा. तो एक पंप की कीमत कितनी होती होगी? ये पंप की कीमत आज के तारीख में विद दिस कॉस्टिंग it is in the somewhere when it started this when the scheme was floated it was somewhere around 4 lakhs. आज की तारीख में that has come down to almost 2 to 2.5 lakhs. Okay. So ऐसा तो उसमें से अगर देखना है तो मान लीजिए 3 लाख भी पकड़ लिया तो ऑलमोस्ट 1,80,000 will be the subsidy. Okay. और 90,000 will be in the form of soft loan. फार्मर को सिर्फ 30,000 लगा. वैसे आप बता रहे हैं सॉफ्ट लोन. सॉफ्ट लोन का मतलब क्या है? ये आम लोन से कैसे अलग है? नहीं, सॉफ्ट लोन यानी एक तो उसके ऊपर चक्रवाढ़ ब्याज नहीं रहता. अच्छा. नंबर 1. नंबर 2, उसका इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो बहुत कम रहता है, लाइक 7 to 8%. तो और उसके इंस्टॉलमेंट्स भी 5 या 10 साल तक रहते हैं. अच्छा. तो उसके हिसाब से फार्मर के ऊपर वो जो EMI का बोझा रहेगा वो बहुत कम रहेगा. तो सर ये आपने बताया कि कुसुम एक योजना है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड है, कोई कंपोनेंट्स डिफाइंड है? बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफाइंड है. ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है. उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि द पर्सन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कुसुम योजना शुड बी अ फार्मर. उसके पास 7/12 होना चाहिए. okay. फिर आधार वगैरह तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो तो है, यानी कि किसान होना बहुत जरूरी है. अच्छा. फिर उसमें कोऑपरेटिव्स को भी डाला है, यानी कि मान लीजिए देयर इज अ क्लस्टर ऑफ फार्मर्स तो कोऑपरेटिव वो भी एप्लीकेबल है. फिर पंचायत में अगर है किसानों की पंचायत है तो दैट इज आल्सो एलिजिबल. तो ऐसे टोटल फार्मिंग सेक्टर जो है, राइट फ्रॉम इंडिविजुअल फार्मर टू कोऑपरेटिव, ये पूरे सेक्टर को उन्होंने कवर कर दिया है. तो कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेस ओनर्स के पास कई सारी लैंड होती है, दे वांट टू यूटिलाइज दैट लैंड फॉर द सोलर एप्लीकेशंस, तो कैन दे गो फॉर द सेम कुसुम योजना? नहीं, अभी उनके लिए ये होना जरूरी है कि दे शुड गेट एसोसिएटेड विद द फार्मर. ओके. अब एसोसिएशन कैन बी लाइक दिस कि जो लैंड किसान के पास है विच इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि एग्रीकल्चरल है लेकिन उसमें से कुछ उत्पन्न नहीं मिल रहा है, तो ये डेवलपर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लैंड लीज के ऊपर ले लेंगे किसान से. सो देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर एंड द डेवलपर. जबकि हर साल उस किसान को 30,000 से लेके 50,000 रुपए तक लीज रेंट उस लैंड का मिलेगा पर एकड़. 50,000 तक मिल सकता है. ओके. तो ये जिस लैंड से उसको 5 या 10,000 का भी उत्पन्न नहीं मिल रहा था क्योंकि उसमें कुछ उगाता ही नहीं था, उससे ऑलमोस्ट उसको 50,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर मिलेगा. तो ये एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है इफ एट ऑल दिस इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स टू पुट अप अ प्लांट ऑन द फार्मिंग लैंड अंडर कुसुम योजना. ओके. और 1 मेगावाट के लिए लगभग कितनी जगह लगती होगी? 1 मेगावाट के लिए शुरू में 4 या 4.5 या 5 एकड़ लगती थी. अभी विद द एडवेंट ऑफ हाईएस्ट एफिशिएंसी मॉड्यूल्स दैट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट नाउ 2 to 2.5 एकर्स. ओके. 2 एकड़ लगती है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 एकड़.
अच्छा, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एक आम किसान जाकर डिस्कॉम में जाके अप्लाई करे या कोई नहीं, ऑनलाइन अभी प्रोसेस पंपिंग है? के लिए तो उसको कुसुम का एक अर्ज मिलता है, हम्म, वो अर्ज भर के डिस्कॉम में सबमिट करना है। हम्म, फिर वहाँ की जो कमेटी रहती है दैट स्क्रूटिनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ये सही में किसान है या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब देख के असेसमेंट होने के बाद दे इशू अ लेटर। हम्म, उसमें से ये प्रावधान है कि 6 महीने में उसको सिस्टम लगानी है। 6 महीने में गवर्नमेंट सिस्टम लगाने के बाद अब कुसुम के लिए जो सप्लायर्स है उनकी भी एक वेंडर्स अप्रूव्ड वेंडर्स लिस्ट बनाई है। अच्छा, यानी कि कोई भी आदमी आके सप्लाई नहीं कर सकता, हम्म, गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। और क्योंकि कुसुम योजना के अंतर्गत जो पंप लगाए जाएंगे, सिर्फ लगाने के बाद वो आदमी निकल नहीं जा पाएगा, उसको 5 साल उसको मेंटेन करना है। अच्छा, तो सप्लायर्स विल मेंटेन द पंप फॉर 5 years। तो ये एक बार वो शॉर्टलिस्ट हो गया तो वो जो वेंडर है वो पंप लगाता है, 60% सब्सिडी चली जाती है, जी। इसको सिर्फ 10% पहले सबमिट करना पड़ता है और उसी नाम पे 30% सॉफ्ट लोन गवर्नमेंट देती है। तो ये सब पैसा सप्लायर को मिल तो जाता है। किसान पंप के लिए तो ये कर सकता है, हाँ और बिल्कुल। अगर जैसे आपने बताया बैरन लैंड में पैसा अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या अब उसमें 2 चीज़ें हैं, हम्म, किसान खुद अगर प्लांट लगाना चाहता है अच्छा, तो उसको वो प्लांट लगाने के बाद 3 रुपए से 3 रुपए 10 पैसे तक गवर्नमेंट खरीदेगी बिजली, लेकिन उसको खुद पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पीपीए जो कर रही है गवर्नमेंट, हम्म, on the basis of that PPA, the bank will provide the loan to the kisan अच्छा, without any collateral। ओके, वो एक अच्छी बात है, हम्म, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप बैंक में चले जाते हैं और लोन अगर अवेल करना चाहते हैं हम्म, तो आपको कोलेट्रल देना पड़ता है। तो यहाँ पीपीए के अंतर्गत बैंक विल प्रोवाइड द लोन, एक्सटेंड द लोन टू द फार्मर एंड फार्मर विल पुट अप द प्लांट। लेकिन सबसे यहाँ आयरनी ये है कि जो किसान ये लगाना चाहता है उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसके लिए सोलर का एस भी मालूम नहीं है। तो आज के तारीख में भले ही वो स्कीम इज फार्मर सेंट्रिक, लेकिन फार्मर को पता ही नहीं है उसके अंदर उसको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं और उसे क्या करना चाहिए और उसका सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा, ये उसको मालूम ही नहीं है। हाँ, तो हर पॉलिसी के बीच में एक ना लेयर्स होती हैं, जो बराबर मेरा एंड कंज्यूमर है और जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उनके बीच में मल्टीपल लेयर्स होती है। बराबर। कभी कोई सरकारी कर्मचारी होता है या कोई डेवलपर्स होते हैं, तो इसमें इस प्रोसेस में कितनी लेयर्स है? इस प्रोसेस में आज के तारीख में मैं देखूंगा तो ऐसे लेयर्स है कि किसान है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी है और बीच में अलग सारे अलग अलग लेवल पे ब्रोकर्स है। ओके, तो ये टू ब्रेक ऑल दिस चेन्स द गवर्नमेंट हैज टू पुट अप वॉलंटियर्स। अब ये वॉलंटियर्स कहीं से भी आ सकते हैं, लाइक ग्रेजुएट जो अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं उनको 6 महीने की इंटर्नशिप दे सकते हैं। सो दे विल बेसिकली प्रमोट ऑल दी स्कीम्स टू द फार्मर्स, जो कि अभी ताकि नहीं है। अभी अभी ये अवेलेबल ही नहीं है रूट। अच्छा, मुझे लेकिन ये पॉलिसी सर 5 साल पहले आई थिंक लॉन्च हुई थी, करेक्ट और अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो किसानों को डायरेक्ट अप्रोच कर सके। नहीं, अभी हुआ कैसे है, पहले स्कीम हुई, ये प्रमोट हुई सिर्फ पंप के लिए। हम्म, पंप के लिए जब प्रमोट हुई तब बहुत सारे पंप मैन्युफैक्चरर उसमें कूद गए, जी, वो वही किसान ऑन बिहाफ ऑफ किसान सब लोग वही करते थे। यानी कि किसान को सिर्फ ये बोलते थे आप 10% लगाओ मैं आपको पंप फ्री में दूंगा, लेकिन किसान को ये मालूम नहीं पड़ रहा था इससे इसका फायदा क्या हो रहा है। तो दिस गैप इज ऑलवेज देयर। तो आज भी एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और जैसा मैंने बताया कि डेफिनेटली गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स, दे कैन जनरेट दिस वॉलंटियर्स थ्रू वेरियस चैनल्स, और वो मार्केट में जाके किसान के पास जाके बता सकते हैं, तभी उसका अच्छा तरह से उत्थान हो जाएगा। जिस उत्थान के लिए ये सब बनाया है वो अभी तक नहीं हो रहा है। बराबर है सर। तो जिसके लिए पॉलिसी बनाई है उसको पता ही नहीं हाँ, कि यानी मेरे कि लिए एक वो पॉलिसी है। हो रहा है लेकिन दूसरे ही फायदा ज्यादा ले रहे हैं, किसान को एक्चुअल में फायदा बहुत कम हो रहा है। तो ठीक है, लेकिन कृषि पंप के बारे में एटलीस्ट मैं कहूँगा थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन हुआ है, लेकिन जो मैंने बोला कि 2 मेगावाट तक का ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाना है उसमें तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उसमें किसान क्या कर रहा है, उसकी लैंड लीज पे दे रहा है। तो वो तो फायदा ऐसा सच नहीं है ना, किसान के लिए सोलर एनर्जी यूज का कोई फायदा नहीं है, या सोलर एनर्जी का पूरा ज्ञान लेके वो कुछ कमा रहा है ऐसा भी नहीं है, सिर्फ वो लैंड दे रहा है, दैट्स इट।
वो सिर्फ लीज का पैसा ले रहा है, लीज का सिर्फ पैसा ले रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसके लिए जैसे कि वैसा ही है। बट सर किसानों का जो यूज होता है, कंजप्शन जो होता है, वो काफी कम होता है। अगर वो किसी 2-3 एकड़ में अपना 1 मेगावाट का प्लांट लगा भी लेता है, तो उससे उसे फायदा क्या होगा? नहीं, अभी बात ऐसी है, देखो मेरे पास खेती है जी और अंडर कुसुम कोई भी अगर लगाना चाहता है जी। तो एक्चुअली ये एक्सपेक्ट था कि वो खेती भी करेगा और प्लांट भी लगाएगा। अब पहले प्लांट्स कैसे रहते थे, वो फिक्स टिल्ट वाले रहते थे, तो उसके नीचे कुछ खेती या सब्जियां उगाएगा। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम लोग एग्रोवोल्टाइक्स बोलते हैं। ओके। उसमें आप नॉर्मल खेती भी कर सकते हैं और सोलर भी लगा सकते हैं। उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सोलर पैनल जो टिल्टेड रहते हैं वो वर्टिकल रहते हैं, यानी कि सबसे मिनिमम जगह लेते हैं। यानी कि ये मान लो 2 एकड़ या 2.5-3 एकड़ लेता है, तो ये वर्टिकल सोलर टेक्स हार्डली लेस देन हाफ एकड़। बट इसमें जनरेशन लॉस नहीं होगा? जनरेशन लॉस सिर्फ 5-6% है या 7% है, लेकिन उसका फायदा ये है कि आज के तारीख में अगर हम लोग देखेंगे, हमारा टारगेट है 500 गीगावाट जी। 500 गीगावाट के लिए कम से कम हमें 10 लाख हेक्टर जमीन लगेगी जी। और 10 लाख हेक्टर कल्टीवेबल लैंड लगाना यानी कि इट्स अ क्राइम इन माय व्यू। तो उसकी जगह अगर फार्म भी कर रहे हैं और सोलर एनर्जी भी तैयार हो रही है, तो ये इसमें जाना बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ जो लॉस हो रहा है वो कॉम्पेंसेट करके उस हिसाब से वो गवर्नमेंट पीपीए थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है। अल्टीमेटली जितना परतवा आना चाहिए उतना अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाना चाहिए कि जबकि खेती भी बचे, क्योंकि कुसुम का गाभा ही वही है कि खेती भी होनी चाहिए और सोलर एनर्जी भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप देखेंगे चित्र तो उसके विपरीत दृश्य दिख रहा है कि सब लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं लेकिन खेती कहीं नहीं हो रही है। किसान अपने एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहा है, क्योंकि उसका भी आई विल नॉट ब्लेम हिम, क्योंकि जिस जमीन से उसको 10-15 हजार रुपए उत्पन्न मिल रहा है, उसको अचानक से अगर 5 या 6 लाख और 7 लाख अगर पर एकड़ मिलेगा तो बेच ही देगा ना। तो किसान लेवल पे कुछ एजुकेशन ही नहीं हो रहा है और ये गलत, बहुत गलत है ऐसा होना। तो इसमें डिस्कॉम का रोल क्या रहता है? डिस्कॉम को गवर्नमेंट ने 2 चीजें बताई है। एक, सोलर पंप के बारे में डिस्कॉम को बोला है कि आप ये स्कीम चैनलाइज कर दीजिए, ऋषि पंप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए और उसके हिसाब से ये कर दिया। और एक स्कीम उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये लाई है कि मान लीजिए अगर ये किसान का ऋषि पंप ग्रिड को कनेक्टेड है और ऋषि पंप ग्रिड में उल्टा कुछ इंजेक्ट करता है, तो डिस्कॉम आर मैंडेटेड टू बाय द पावर फ्रॉम द फार्मर। और उसमें ये भी एक प्रावधान है कि कोई सिस्टम ऐसे भी डेवलप करे, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये किसान जो रहते हैं वो खेती में रहते हैं और वहाँ रात को बिजली का कोई कुछ नहीं रहता प्रावधान, तो वहाँ की बिजली भी सोलर से बैटरी के ऊपर वो लगा सकेंगे। तो ये भी एक स्कीम के अंदर डाला है उन्होंने, जिसको हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम भी होगी, पंप भी चलेगा और जो एक्सेस बिजली बाहर जाएगी उसका गवर्नमेंट पैसा भी देगी। अच्छा, सो दैट इज हाउ द फार्मर विल गेट सम इनकम। So this was the main idea of कुसुम, जो एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट सोलर पंप के जरिए कुछ तो भी दिख रहा है। लेकिन जो 2 मेगावाट की स्कीम के अंदर जो आ रहा है उसमें तो अभी भी कुछ भी किसानों का फायदा नहीं है। खेती बच रही है और सोलर भी चल रहा है और किसान भी कुछ कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें रियल चैलेंजेस कहाँ पर? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि जो मेरा एक्चुअल कंज्यूमर था किसान, उनको डायरेक्टली बेनिफिट्स नहीं हो रहे, बट चैलेंजेस कहाँ पर है, क्यों ऐसा? इसमें चैलेंज ये है क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द सोलर डेवलपमेंट इज सिटी सेंट्रिक। तो उसको हमें ये सोचना चाहिए कि विलेज तक कैसे लेके जाए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लाइक वॉलंटियर्स हो या जैसे आंगनवाड़ी रहती है, वहाँ भी एक नॉलेज देना चाहिए कि इससे कैसे करेंगे, गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम सिटीज़ के लोग ही लेके चले जाते हैं, तो वहाँ नीचे तक वो पता ही नहीं लगता कि ये स्कीम के अंदर ये मिल रहा है मुझे। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर आ जाता है ब्रोकर्स चले आते हैं और ब्रोकर्स मलाई खाते हैं और किसान को ताक मिलता है, छाछ मिलता है। ऐसी आज की तारीख है। तो ये वॉलंटियर्स नंबर 1। गवर्नमेंट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं जैसा ये एग्रीकल्चरल ऑफिसर रहता है वैसा सोलर ऑफिसर होना चाहिए, हु विल गो इन द फील्ड्स एंड एजुकेट द फार्मर्स।
वैसे ही बैंक्स जो आप सॉफ्ट लोन दे रहे हैं उनको भी ये स्कीम प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए किसानों के अंदर। ग्रामीण विकास बैंक रहती है तो किसानों के लिए एक सोलर एजुकेशन प्रोग्राम रन होना चाहिए मेरे। तो जैसे अभी इसमें बहुत सारे लेयर्स आपने बताया, एक किसान एक स्टेक होल्डर है, एक पॉलिसी ड्रिवन यहाँ से होती है, गवर्नमेंट बॉडीज है, बीच में डिस्कॉम्स भी इन्वॉल्व है। तो इसमें कोई ऐसी बॉडी है जो क्वालिटी को मेंटेन करती हो कि प्लांट कितना जनरेट करने वाला है या कितना अच्छे कंपोनेंट लगाए गए हैं? आज के तारीख में ऐसी कोई भी ऑडिट एजेंसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि आज के तारीख में जो सस्ता दे रहा है उससे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सस्ता वो क्या दे रहा है, किस क्वालिटी का दे रहा है, कितने साल चलेगा, कितना जनरेशन देगा, ये देखने वाली कोई भी एजेंसी भले पेपर पे होगी लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। जैसे बताया कि जनरेट एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा है तो उसके पीपीए जो आपने डिसाइड किया है 3 रुपीज पर यूनिट, अगर जनरेशन ही कम होगा तो मेरा बेनिफिट्स नेचुरली कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की कोई बॉडी आप बताएं कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि देखिए अब बात ऐसी है कि होता कैसे है, किसान ने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए प्लांट लगाया, अब किसान जब प्लांट लगाएगा तो ऑब्वियसली ही विल गेट इट डन बाय सम ईपीसी। अब उसको तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, जो कुछ भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठे हैं या ब्रोकर्स बैठे हैं वो दे कनेक्ट हिम टू एनी सम ऑफ द ईपीसी प्लेयर्स। अब ईपीसी प्लेयर क्या कोट कर रहा है, सबसे सस्ता कौन दे रहा है, यही अगर क्राइटेरिया लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली द ईपीसी प्लेयर विल नॉट पुट द मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एंड पुट अप अ गुड क्वालिटी प्लांट। अगर आपको सस्ता चाहिए वो सस्ता माल देगा, तो उसका कहीं ना कहीं असर जनरेशन पे होगा, और आखिरकार इसमें सफ़र कौन होगा, एंड यूजर यानी फार्मर ही सफ़र होगा। तो ऐसी कोई आज तरह में एजेंसी तो है ही नहीं। तो कोई टेंडर नहीं होता है क्या? टेंडरिंग प्रोसेस नहीं है? टेंडरिंग है ना, टेंडरिंग में होता कैसे है कि टेंडरिंग में दे स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स, ईपीसी वाला लगा के चला जाता है, लेकिन उसका ऑडिट जो होना है वैसे ऑडिटिंग एजेंसी नहीं है, क्योंकि उसने वो लगाया है या नहीं, नंबर वन, फिर ढंग से लगाया है कि नहीं, दूसरी बात, क्योंकि भले ही आपका कंपोनेंट अच्छा होगा लेकिन ढंग से अगर लगाया नहीं तो वो इट विल नॉट परफॉर्म टू इट्स हाईएस्ट इफिशिएंसी। वर्कमैनशिप इज इक्वली इम्पोर्टेंट, तो वो लगाया है कि नहीं वो भी कोई देखने वाली चीज़ ऐसी कोई नहीं है। आज ये सब छोड़ दिया जाता है ईपीसी के ऊपर, वही सबमिट करता है, वही ड्राइंग सबमिट करता है, वही रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। तो इसमें ईपीसी को प्रोजेक्ट अवार्ड कैसे होते हैं? टेंडरिंग के थ्रू आपने जैसे बताया, तो नहीं, अभी होते कैसा है, डेवलपर्स बेसिकली बिल्ड द प्रोजेक्ट, दे गेट द प्रोजेक्ट एंड देन दे एंगेज द ईपीसी, जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। राइट। सर, ये कुसुम योजना क्या है और इसका रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कुसुम योजना बेसिकली बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए। इट इज अ फार्मर सेंट्रिक योजना, जिसके अंदर बेसिकली फार्मर को सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुसुम पहले जो लाई 4 साल पहले, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर सोलर पंपिंग स्कीम, पंप्स, जो खेत में सोलर पंप्स रहते हैं, राइट नाउ दे आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल। तो अगर फार्मर सोलर पंप लगा सकता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 60% सब्सिडी ऑफ द टोटल कॉस्ट, 30% सॉफ्ट लोन देगी, और सिर्फ 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उसको लगानी है फार्मर को। सो दिस वाज द इंटेंशन ऑफ फ्लोटिंग कुसुम योजना। सर, जैसे आपने बताया कि एक टेक्नोलॉजी है एग्रीवोल्टेक्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। एग्रीवोल्टेक्स ये नई एक वर्टिकल पिछले 4-5 साल में आई है। इट ऑल स्टार्टेड इन जर्मनी। तो बेसिकली कैसा है, यूरोप में वैसे भी लैंड बहुत कम है, अच्छी लैंड बहुत कम है, और वो अगर लैंड सोलर के यूज़ में आई तो वैसे भी अच्छी लैंड कम होती जाएगी, इसलिए उन लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली विच इज़ कॉल्ड वर्टिकल सोलर। उसमें होता ऐसे है, अपने नॉर्मल सोलर में पैनल जो रहते हैं वो टिल्टेड रहते हैं, तो उसके नीचे वाली लैंड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ वर्टिकल सोलर में होता ऐसा है कि द पैनल इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, 90 डिग्री टू द लैंड, सो इट ऑक्यूपाइज हार्डली 1/4 ऑफ द लैंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टिल्टेड सोलर। तो 2 रो के बीच में ऑलमोस्ट 10 मीटर का फासला रहता है, तो वो 10 मीटर के फासले में द फार्मर कैन पुट अप ऑल एग्रीकल्चरल
थिंग्स लाइक सब्जी लगा सकता है या धान की खेती लगा सकता है। और उसका दूसरा फायदा ये है कि ये मॉड्यूल्स क्लीन करते समय जो पानी जाएगा वो ऑल्सो गोज टू डबल बेनिफिट फार्मिंग। तो उसमें थोड़ा बहुत जनरेशन का लॉस होता है, मे बी अराउंड 7 to 8%, क्योंकि पैनल्स वर्टिकल रहते हैं, लेकिन उसके हिसाब से गवर्नमेंट कैन एनहांस द पीपीए। उसमें चीज ऐसे होगी कि खेती भी होगी और सोलर जनरेशन भी होगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अभी तक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया नहीं है, तो वो लेना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड स्पेसिफिकली से दैट फॉर कल्टिवेबल लैंड वन शुड गो फॉर वर्टिकल सोलर या एग्रोवोल्टाइक पैनल्स। जैसे आपका एक्सपर्टीज फ्लोटिंग सोलर में है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, अभी फ्लोटिंग सोलर भी पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 या 6 साल हो गए। हाँ, बट फिर भी हम टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा प्लांट्स नहीं है। लेकिन अगर चाइना की आप डेवलपमेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,500-4 हजार गीगावाट वहाँ लग चुका है, मेगावाट्स। लेकिन इंडिया में फ्लोटिंग सोलर की एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होगी पिछले 2-3 साल में, और आज तक मैक्सिमम लग चुके हैं 400-500 किलो मेगावाट्स के। तो फ्लोटिंग सोलर का दूसरा डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है कि यू डोंट रिक्वायर एनी लैंड फॉर द फ्लोटिंग सोलर, वो पानी के ऊपर बिठा सकते हैं आप। और उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि सिंस इट इज कवरिंग द वाटर सरफेस, उसका इवेपोरेशन लॉस कम होते जाता है। तो फ्लोटिंग सोलर अगर किसानों के हिसाब से देखा जाए तो किसान, बहुत सारे खेती करने वाले किसान के पास शेत तड़ बोलते हैं उसको, यानी कि फार्मिंग लेक रहता है। तो वो लेक के ऊपर वो लगा सकते हैं, उससे पानी का इवापोरेशन भी कम होते जाएगा। और उसके लिए अलग सी स्कीम ला सकते हैं कि भाई अगर फ्लोटिंग सोलर लगाना है तो आपको, क्योंकि फ्लोटिंग सोलर के लिए थोड़ा बहुत कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा जी, तो उसके हिसाब से उसको सब्सिडी या जो कुछ भी देना है, दैट प्रोविजन कैन बी मेड। सो आइडिया गवर्नमेंट ने स्कीम ऐसी लानी चाहिए कि जिसकी वजह से द टेक्नोलॉजी विल बी प्रमोटेड एंड इट विल, द एंड यूजर विल रिप द बेनिफिट्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल कब होती है? जब द लास्ट उसका एंड यूजर जो रहता है, इफ ही गेट्स द मेन बेनिफिट्स, तो उस हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी प्रमोट हो गई एट द, एंड ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली गवर्नमेंट कैन डू, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर ये सब राइडर्स डाल दिए और उसके हिसाब से अगर चैनलाइज कर दी कोई भी टेक्नोलॉजी, तो वो सक्सेसफुल होती ही है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनसाइट। तो समझ में आया कि पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, बहुत सारे और अवेयरनेस को लेकर हमें काफ़ी तो बहुत ही कुछ करना पड़ेगा, जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके अब किसानों को अवेयर कराए इस पॉलिसी के बारे में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। और उसमें मैं बताता हूँ आपको, सबसे अहम भूमिका स्टूडेंट्स निभा सकते हैं, स्पेशली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो साइंस स्ट्रीम के होंगे या इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के होंगे, मे बी 2 या 3 जो इनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है जी, वो 2 या 3 महीने का जो ट्रेनिंग रहता है, उन सबको हम लोग भेज सकते हैं। वो रियल बेनिफिट्स बता सकेंगे, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट बता सकेंगे, और कमर्शियल बेनिफिट भी किसानों को बता पाएंगे। और जितना ये इसका प्रसार होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसका ये बढ़ेगा, इंस्टॉलेशन बढ़ेगा, ऐसा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आगे भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी रिकमेंडेड टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करें, तो आप ये अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले एपिसोड तक क्यूरियस रहिए एंड सस्टेनेबल भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।